आज से करीब एक महीने पहले एक प्रोटेस्ट चालू हुआ था जिसने सरकार को घुटने पे आने पे मजबूर कर दिया था। इसी प्रोटेस्ट के कारण 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान को भी अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। India's education minister has resigned after youth-led protests by the cockroach Janta party that drew thousands of protesters to central Delhi. India's education minister Dharmendra Pradhan has resigned. It comes after youth-led protests swept the country. ये चीज तो आपने भी 10 जगह सुन ली होगी, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने सीजीपी या प्रोटेस्ट के कारण रिजाइन किया है तो आपको सुन के थोड़ा शॉक लगेगा, पर ये पूरा सच नहीं है। इस रेजिग्नेशन का असली मास्टरमाइंड था इंस्टाग्राम एल्गोरिदम, जिसने कट्टर बीजेपी सपोर्टर को भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर दिया। रंजीज के पास बात करने के लिए अपना मीडियम था इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इतना पावरफुल है कि वो लोगों के थिंकिंग पैटर्न को ही चेंज करके किसी भी देश की सरकार गिरा सकता है। यही सेम चीज हुई 2011 में इजिप्ट में, 2022 में श्रीलंका में, 2024 में बांग्लादेश में और 2025 में नेपाल में। देखिए, पहले जल्दी से ये समझना जरूरी है कि ये गुस्सा आया कहां से। 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम हुआ, उसमें 22 लाख बच्चे बैठे थे। उसके बाद पेपर लीक की खबर आई, एग्जाम कैंसिल हो गया और 21 जून को दोबारा कराया गया। पर यहाँ एक बात है, ये स्टूडेंट का गुस्सा कोई नया गुस्सा नहीं था। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था और उस टाइम पे भी प्रोटेस्ट हुआ था, तब भी रेजिग्नेशन मांगा गया था, पर उस टाइम पे कुछ हुआ नहीं था। तो 2026 में ऐसा अलग क्या हुआ? गुस्सा वही था, पर इस बार गुस्से को एक नाम मिल गया था। 15 मई को एक पब्लिक रिमार्क ने अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच बोल दिया था। अगले दिन एक सटायर पेज बना जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी और एक हैशटैग चला मैं भी कॉकरोच। सीजेआई सूर्यकांत के एक बयान और सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक मीम से शुरू हुआ ये मामला। सुनने में बहुत छोटी लगती है, पर यही चीज इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि अब हर एक नाराज स्टूडेंट के पास एक वर्ड था जो वो अपने लिए यूज कर सकता था। उसके बाद इंस्टाग्राम पे ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं रहा। नहीं और ये करे बस बातें जैसे काम काज नहीं, जो बोल रहे थे लड़ाई ऐसे लोगों से है कि जैसे ही ये पुलिस वाले मारने आते हैं तो राष्ट्र गान गाने लगते हैं भाई। एक लड़की ने प्रोटेस्ट से पहले एक आईलाइनर पे रील बनाई और इसमें लिखा कि उसका फाउंडेशन स्ट्रांग है अनलाइक गवर्नमेंट। और इससे एक चीज हुई, जो लोग प्रोटेस्ट में थे ही नहीं उन्हें भी प्रोटेस्ट रोज दिखने लगा, और वो भी तब जब उन्होंने किसी प्रोटेस्ट अकाउंट को फॉलो तक नहीं किया था। अब ये सब हुआ कैसे, यही इस वीडियो का असली टॉपिक है। अब सबसे पहले हम एक गलतफहमी दूर कर लेते हैं। लोग सोचते हैं कि किसी कंपनी में कोई बैठा है जो ये डिसाइड कर रहा है कि हमको क्या देखना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सोचिए, आपने इंस्टाग्राम खोला, उस 1 सेकंड में सिस्टम के पास दिखाने के लिए अरबों पोस्ट होती हैं और डिसाइड करने के लिए 1 सेकंड से भी कम। इसीलिए ये काम 2 स्टेप में होता है, और ये चीज कोई सीक्रेट नहीं है। गूगल के इंजीनियर ने 2016 में अपना पूरा सिस्टम एक रिसर्च पेपर में पब्लिश कर दिया था। इसमें पहला स्टेप था शॉर्ट लिस्टिंग। इसमें सिस्टम अरबों पोस्ट में से सिर्फ कुछ 100 पोस्ट चुनता है। अब ये चुनता कैसे है? सिस्टम आपकी हिस्ट्री देखता है, आपने क्या देखा, कितनी देर देखा और कितनी देर आप उस पोस्ट पे रुके। फिर वो ऐसे दूसरे लोगों को देखता है जिसकी हिस्ट्री आपकी जैसी सिमिलर हो, और उन लोगों ने जो देखा वो आपको दिखा देता है। और इसी चीज को कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कहते हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिस्टम को नहीं पता होता कि वीडियो के अंदर क्या है। उसे नहीं पता होता कि वो प्रोटेस्ट की वीडियो है या नीट की वीडियो है। वो सिर्फ इतना जानता है कि आप जैसे लोग ये वीडियोस देख रहे हैं। अब यहाँ दूसरा स्टेप होता है स्कोरिंग। दिसंबर 2021 में न्यूयॉर्क टाइम्स के पास टिकटॉक का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट लीक हो गया था जिसका नाम था टिकटॉक एल्गो 101। उसमें कंपनी की अपनी स्कोरिंग फॉर्मूला थी। अब इसको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सिस्टम हर वीडियो के लिए 2 चीजें निकालता है। पहली होती है चांस, यानी इस बंदे के इस वीडियो को लाइक करने के कितने चांसेस होते हैं। अब इसको मान लेते हैं 30%। अब दूसरा होता है पॉइंट्स, यानी कंपनी ने लाइक वाले फैक्टर को कितने पॉइंट्स दे रखे हैं। इसको मान लेते हैं 1 पॉइंट। अब यही सेम चीज कमेंट्स के लिए होती है, शेयर के लिए होती है और वॉच टाइम के लिए होती है। अब इन सबको जोड़ दो, जिस वीडियो का ज्यादा स्कोर होता है वो सबसे ऊपर रैंक करती है, और बस यही एल्गोरिथम है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये पॉइंट्स डिसाइड कौन करता है? ये पॉइंट्स डिसाइड करते हैं कंपनी के एम्प्लॉइज एक मीटिंग में, और जिस दिन ये पॉइंट्स बदलते हैं उस दिन करोड़ लोगों की फीड चेंज हो जाती है। 2021 में फेसबुक की एक्स एम्प्लॉय फ्रेंस हॉगिन ने कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट लीक कर दिए थे। इसमें पता चला कि 2017 से फेसबुक ने गुस्से वाले इमोजी को लाइक के कंपैरिजन में 5 पॉइंट दे रखे थे, यानी एक लाइक का 1 पॉइंट और एक एंग्री वाले रिएक्ट के 5 पॉइंट। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो पोस्ट लोगों को गुस्सा दिलाती है वो अपने आप ऊपर आ जाती थी। 2019 में कंपनी के अपने डेटा से ही कंफर्म हुआ कि जिन पोस्ट पे गुस्सा ज्यादा आता था उसमें झूठी खबरें भी ज्यादा होती थी। फिर कंपनी ने वो पॉइंट्स घटा के 5 से 4 किए और 4 से 1.5 किए और आखिरी में 0 कर दिया। उसके बाद यूजर्स को झूठी खबरें कम दिखने लगी और वायलेंट कंटेंट भी कम वायरल होने लगा। और कंपनी के अपने डेटा के हिसाब से लोगों ने ऐप को यूज करना कम नहीं किया, यानी गुस्से वाली पोस्ट दिखाने की कोई बिजनेस मजबूरी नहीं थी, बल्कि वो एक चॉइस थी। और यहाँ पे एक बात और समझ लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है।
पूरा सिस्टम ये मान के चलता है कि अगर आप किसी वीडियो पे रुकते हो तो वो वीडियो आपको पसंद आया, पर आप वीडियो पे तब भी रुकते हो जब आपको गुस्सा आता है, और कमेंट तब भी करते हो जब गाली देनी होती है। अब सिस्टम के पास इन दोनों में फर्क करने का कोई तरीका नहीं होता। उसके डेटा में दोनों ही चीजें एक जैसी दिखती हैं। यानी जो बंदा प्रोटेस्ट को गाली दे रहा है वो भी उसी पोस्ट को ऊपर उठा रहा है, और जो बंदा प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा है वो भी। और इंसान किस चीज पे रुकता है उसका भी डेटा होता है सिस्टम के पास। MIT की 2018 की एक रिसर्च में 1,26,000 न्यूज स्टोरीज स्टडी की गई थी, जिसमें ये पता चला कि झूठी खबरें सच्ची खबर से 70% ज्यादा वायरल होती है, और वो 6x की स्पीड से लोगों के पास पहुंचती है। रिसर्चर ने ये भी चेक किया कि इसके पीछे बॉट्स है या इंसान, और उसके पीछे सिर्फ इंसान थे। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कि कोई भी पोस्ट सीधा करोड़ लोगों तक नहीं पहुंचती, पहले वो एक छोटे बैच को दिखती है। मान लेते हैं 200 लोग। अब उन 200 लोग में से अगर काफी लोग रुक जाते हैं तो सिस्टम उसे अगले 2000 लोगों तक पहुंचा देती है, और अगर वहां भी चल गए तो ये नंबर बढ़ के 20,000 होता है, फिर 2 लाख हो जाता है। यानी हर पोस्ट एक छोटा सा टेस्ट पास करती है और फिर अगले टेस्ट पे जाती है। इसीलिए किसी भी पोस्ट के लिए इनिशियल फ्यू आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर शुरुआत में 200 लोग रुक गए तो पोस्ट लाखों लोगों तक जाती है, और अगर वही 200 लोग स्किप कर गए तो पोस्ट वहीं पे मर जाती है। अब ये चीज याद रखिए क्योंकि आगे जाके ये इसकी जरूरत पड़ेगी। और इसी से एक और चीज का जवाब मिलता है। बहुत लोगों ने कहा कि मेरा अकाउंट तो नया था, मैंने किसी प्रोटेस्ट पेज को फॉलो तक नहीं किया था, फिर भी मुझे प्रोटेस्ट रील्स दिखने लगी। अब इसकी वजह सिंपल है, जब सिस्टम को आपके बारे में कुछ पता ही नहीं होता तो वो अंदाजा लगा ही नहीं सकता। ऐसे में वो वही दिखाता है जो चीज आपके देश में या आपकी लैंग्वेज में चल रही है। इसलिए एक नया अकाउंट इंडिया में वही देखेगा जो उस वक्त इंडिया में सबसे ज्यादा चल रहा है। अब वापस अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। एक ही देश, एक ही हफ्ता और एक ही घटना, पर लोगों को बिल्कुल अलग 2 वर्जन दिखते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि सिस्टम का खुद का रिजल्ट था। अब पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले पूरे देश के पास बस एक ही फ्रंट पेज होता था। सुबह का न्यूज़पेपर सबके लिए एक जैसा होता था। रात के बुलेट पॉइंट सबके लिए एक जैसे होते थे। लोग आपस में लड़ते थे पर सबके पास अपनी खुद की एक राय होती थी। फैक्ट सबके सामने एक जैसे होते थे। और आज वो चीज खत्म हो चुकी है। आज इंडिया में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं और लगभग उतने ही अलग अलग फ्रंट पेजेस हैं। अब होता क्या है, 2 बंदे हैं, दोनों को शुरुआत में एक जैसी रील्स दिखती हैं। पहले बंदा एक तरफ की वीडियो पे रुकता है और दूसरा बंदा दूसरे तरफ की वीडियो पे, और एक हफ्ते के बाद दोनों के फोन में एक पूरी अलग दुनिया हो जाती है और दोनों के पास अपने अपने 50 वीडियो के प्रूफ रहते हैं। अब यहीं पे एक बहुत बड़ी चीज होती है। अब झगड़ा यहाँ पे ओपिनियन का नहीं होता बल्कि इस बात का होता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। और जिस देश में लोग इसी बात पे एक नहीं हो पाते उस देश का मूड बहुत जल्दी बदल जाता है। अब इसको यहाँ पे इजिप्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं। 2011 में वहां के पूरे टीवी और न्यूज़पेपर गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। गवर्नमेंट को ये लगता था कि अगर देश की मीडिया उनके पास है तो देश की सोच भी उन्हीं के पास है। पर तब तक वहां पे एक दूसरी चीज बन चुकी थी, फेसबुक। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के डेटा के हिसाब से सरकार गिरने से पहले वाले हफ्ते में पॉलिटिकल चेन से जुड़ी हुई ट्वीट्स 2300 से बढ़ के 2,30,000 पर डे हो गई थी। सिर्फ एक ही हफ्ते में 100 गुना। उन लोगों के लिए असली खबर वो टीवी वाली नहीं थी, असली खबर वो थी जो कि उनके फोन में थी। इसीलिए जब 28 जनवरी को जब पूरे देश का इंटरनेट बंद किया गया था तब भी कुछ नहीं बदला था, क्योंकि जो इमेज लोगों के दिमाग में बन चुकी थी वो पहले ही बन चुकी थी। उल्टा लोगों को ये लग गया कि इंटरनेट बंद करके लोगों से कुछ छुपाया जा रहा है। और 14 साल बाद नेपाल में भी एग्जैक्टली यही हुआ। 4 सितंबर 2025 को नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए थे, पर लोग VPN पे चले गए और डिस्कॉर्ड पे सर्वर बना लिया और 4 दिन बाद सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई थी। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर एट दिस पॉइंट कि नेपाल की असली गवर्नमेंट डिस्कॉर्ड से नहीं बनी, वो मार्च 2026 के जनरल इलेक्शन से बनी थी। यानी फीड ने देश का मूड बनाया और गवर्नमेंट इलेक्शन से बनी। और यही इस टॉपिक का पॉइंट है कि पहले देश की सोच टीवी और अखबार बनाते थे और आज वो काम एक इंस्टाग्राम फीड कर रही है। बस डिफरेंस ये है कि फीड हर बंदे के लिए अलग होती है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया बस पब्लिक का मूड बताती है, और ये आधा सच है। गुस्सा यहाँ पे असली होता है, पर गुस्से को शक्ल देने वाले लोग अलग होते हैं। और ऐसे 3 लोग होते हैं। पहले वो जो नाम और फ्रेम बनाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर कोई स्टूडेंट नहीं था, वो एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट है। यानी नाम, सेटायर, टाइमिंग, हैशटैग, ये सब एक प्रोफेशनल काम था। इजिप्ट में भी ये सेम चीज हुई थी। वो फेसबुक पे पेज बनाने वाला बंदा गूगल में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। उसने महीनों तक ऑडियंस तैयार की और प्रोटेस्ट की डेट पुलिस के नेशनल हॉलीडे पे रखी, और दोनों जगह गुस्सा पहले से ही मौजूद था, पर उसको शक्ल एक ट्रेंड बंदा दे रहा था और दूसरा एल्गोरिथम खुद। याद कीजिए, फेसबुक ने गुस्से को 5 पॉइंट्स दे रखे थे, तो गुस्सा दिलाने वाला कंटेंट अपने आप ऊपर था, और जब पॉइंट 0 किए तो वही कंटेंट नीचे आ गया। यानी सिस्टम खुद डिसाइड करता है कि कौन सी बात करोड़ लोगों तक पहुंचानी है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ 2012 में मिल गया था। फेसबुक ने 6 करोड़ से ज्यादा यूजर्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। इलेक्शन वाले दिन उन्हें एक सिंपल मैसेज दिखाया था और इसका रिजल्ट ये था कि 3,40,000 एक्स्ट्रा लोग वोट डालने गए थे।
एक मैसेज से 3,40,000 वोट। तीसरा वो जो शुरुआत में उन 200 लोगों को खरीद सकता है। याद कीजिए इस चीज की बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी कि हर पोस्ट पहले एक छोटे बैच को दिखाया जाता है। 2024 में एक इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें पता चला कि कोविड के टाइम पे यूएस मिलिट्री ने फिलीपींस में एक सीक्रेट कैंपेन चलाया था। इसका तरीका क्या था? नकली अकाउंट्स जो फिलिपिन लोगों जैसे बिहेव करते हैं। रॉयटर्स ने एक्स पे कम से कम 300 ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए थे, सिर्फ 300 अकाउंट्स, और बाकी काम सिस्टम ने खुद कर लिया था। और इन तीनों चीजों को अगर हम जोड़े तो एक प्रोफेशनल फ्रेम बनता है। कुछ 100 अकाउंट शुरुआत में खरीद लो, उससे टेस्ट पास कर लो और एल्गोरिथम फिर उसे अपने आप पुश कर देता है। और यही आज का सिस्टम है। और इसीलिए अगर आने वाले सालों में आपको जो भी ट्रेंड फीड में दिखे, हो सकता है वो पूरा ऑर्गेनिक ना हो, उसका एक पार्ट असली हो सकता है और दूसरा पार्ट किसी ने खुद डिजाइन किया हो। और एक आम आदमी के लिए इन दोनों चीज में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी आपको क्या लगता है? जो आप रोज फीड में देखते हो वो आपकी अपनी सोच है या किसी की बनाई हुई है? कमेंट्स में अपना व्यू जरूर बताना। और ऐसे ही सिस्टम को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।